स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज प्राइम डिबेट में चर्चा हम करेंगे इस बात को लेकर कि किस तरह एक बार फिर जम्मू कश्मीर में चर्चा कश्मीरी पंडितों को लेकर के फिर से जोर पकड़ रही है। कश्मीरी पंडितों के साथ वादी में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो उस पर सियासत होती रही, कई बार उनकी जो जायज मांगे थी उनको लेकर के मामला जो है वो खटाई में पड़ता रहा। हर बार अलग अलग तरीके से इनके मुद्दे को उछाला तो गया, लेकिन खातिर ख्वाह ऐसे कोई इकदामात नहीं किए गए ताकि इन्हें यह एहसास हो कि इनके साथ मुकम्मल इंसाफ हो रहा है या होगा। चाहे उन केसेस के निपटारे की बात हो, चाहे इन्हें मिलने वाले जो पैकेजेस है या रिहेबिलिटेशन की बात हो। एक बार फिर यह मुद्दा किस तरह से सुर्खियों में आ गया है और इस मुद्दे पर LG मनोज सिन्हा ने क्या बातें कही हैं, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की सांसों में वह गीत उभर कर दम तोड़ देता है। जो देश से गद्दारी करेगा और आतंकवादियों का साथ लेकर उसे ऐसी सजा मिलने ही के लिए उसकी आने वाली साल उसकी नस्लें आती हैं। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल होंगे। हमारे साथ होंगे तौसीफ शाह जो स्पोक्स पर्सन है PDP के। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे सुशील पंडित, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नम्रता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। और अश्विनी कुमार चिरंगो, सीनियर BJP लीडर जम्मू कश्मीर। अश्विनी जी, आप जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो पहले लेकिन एक बार ये बता दें अपने दर्शकों को, दरअसल जम्मू में आज प्रोफेसर AK कॉल की एक किताब जिन्होंने लिखी है नेटिविटी रीगेन्ड, कश्मीर नेटिविटी रीगेन्ड, इसका विमोचन हुआ और इस मौके पर कुछ बातें ऐसी आई जिसने फिर से एक बार इतिहास के पन्नों को सामने लाकर खोल दिया। LG मनोज सिन्हा AK कॉल की पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया और जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में विमोचन हुआ है और इस पे कई मशहूर शिक्षाविद और गणमान्य लोग शामिल रहे। इस दौरान LG ने कहा कि प्रोफेसर AK कॉल की किताब कश्मीरी पंडितों के दर्द पर आधारित है। LG ने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो उस साजिश में ऐसे लोग शामिल थे जिनसे जुड़ा खुलासा लोगों को हैरान भी कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इस मुद्दे पर सियासत होती चली आई है। जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कुछ उन्होंने भुगता, जो कुछ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा, झेलना पड़ा, उनका एक्सोडस हुआ, लेकिन उन सब के बाद आखिर वो अब किस मकाम पर हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं। और क्यों ऐसी बात अब कही जा रही है कि अगर कुछ सियासी ताकतें ऐसा कहती हैं कि दरअसल कश्मीरी जेनोसाइड, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड है, वो एक प्रोपेगेंडा है, तो अगर वो प्रोपेगेंडा है तो ऐसा कहना भी एक प्रोपेगेंडा है। हमारे साथ जैसे मैंने आपको बताया कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सीधे रुख करेंगे अपने मेहमान का। चिरंगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो इस मुद्दे पर इस वक्त क्या अपनी राय रखते हैं। अश्विनी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जिस तरह से जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह की चर्चा जो है वो हम पिछले 36 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा। और हमारा ये कंसिस्टेंटली अपना जो पोजीशन रही है जी, वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई जी, वो एक खास प्रकार की कैटेगरी की वायलेशंस हैं और उसको लेकर के हम जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए जी, और वहां पर 1994 से लेकर के लगभग 10 साल वहां हमने संघर्ष किया जी, और जून 1999 में ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ही कहा था अपने डिसीजन में दैट एक्ट्स akin to genocide have been committed against Kashmiri Pandits and a genocide type design may exist in the mindset utterances of terrorists and militants in Kashmir. ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है। जी, दिस इज पार्ट 1 जहां तक जिनोसाइड की बात। पार्ट 2 इज कई केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट इज ऑन रिकॉर्ड जहां उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो इथनिक क्लींजिंग की कैटेगरी में आता है।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो माइग्रेशन कश्मीरी पंडितों की हुई है, जी फोर्स्ड माइग्रेशन, जी इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर माइग्रेशन। ये एक अनपैरेलल जो उनके साथ हुआ है, जहां पर कि ना केवल उनके साथ कश्मीर के अंदर जिनोसाइड हुआ है, बल्कि जब वो कश्मीर से बाहर आए, जी जब वहां से फोर्स्ड एक्सोडस के माध्यम से वो कश्मीर को छोड़ने पे मजबूर हुए, तो उनके पीछे जो भी कश्मीर में था, चाहे आप उसको उनके मकान, उनकी जमीन, उनकी बिजनेसेस, उनकी नौकरियां और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कल्चरल प्लेसेस, जी। इन सब को नेस्त नाबूद किया गया। और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, दो व्यक्तियों ने किया, ये पूरे के पूरे झुंड ने किया, पूरे के पूरी एक पॉपुलेशन ने किया। और मैं आज आपको यहाँ पर आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो कश्मीर में फिर ये सारे अबंडन हाउसेस थे कश्मीरी पंडितों के, उन पर वहां की पॉपुलेशन ने कब्जा किया जी। और लगभग 2 लाख के करीब जी कश्मीरी मुस्लिम जो हैं जी वो आज उन्हीं मकानों पे कब्जे किए बैठे हुए हैं। ये भी कल्चरल जिनोसाइड और ओवरऑल जो कश्मीरी पंडितों के साथ जिनोसाइड हुआ है जी। ये भी उसका एक पहलू है और बहुत बड़ा पहलू है। ठीक है, लेकिन मैं जो आज बात कह रहा हूं, जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने आज खास उस मौके पर जो बात कही है, जब आज प्रोफेसर ए.के. कौल की किताब कश्मीर नेटिविटी रीगेन्ड का विमोचन के मौके पर उन्होंने जो बात कही है, इससे जुड़ी जो बात है मैं आपके पास आना चाहता हूं सुशील पंडित जी। उनका ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, इसे प्रोपेगेंडा बताना भी एक प्रोपेगेंडा है। तो मेरा सवाल यहां पर यह है आपसे कि कितने प्रोपेगेंडे आखिर होंगे और कितने प्रोपेगेंडे का शिकार कश्मीरी पंडित बिरादरी होती रहेगी? क्या मतलब उस दर्द, कर्ब, उसके बाद के हालात से क्या कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ सहना ही और उस दर्द से गुजरना ही लिखा है? कोई ठहराव आएगा, कोई ऐसी मंजिल आएगी? सुशील पंडित जी। जी शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जी बहुत वाजिब सवाल है। दिक्कत यही है कि गाहे बगाहे जब इस तरह के वक्तव्य आते हैं, बयान आते हैं जी, वो भी निरी लफ्फाजी होती है। आज कोई पुस्तक का विमोचन हो रहा है, लोकार्पित हो रही है, तो इन्होंने भी एक जुमला दे मारा कि प्रोपेगेंडा कहना भी एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन मुझे बताइए कि कोई सरकारी दस्तावेज आज तक इस बात की गवाही देता है, पुष्टि करता है, कोई व्हाइट पेपर कहता है कि हम किन हालात में वहां से निकाले गए? जिस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको अकिन टू जेनोसाइड कहा, उसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जब सरकार को नोटिस दिया था कि बताइए आपका इस मसले पर क्या कहना है, तो उन्होंने लिखकर एक एफिडेविट में कहा था कि ये अपनी मर्जी से आए हैं जी, इन्हें निकाला नहीं गया है। हम एक ऐसी व्यवस्था और ऐसी सरकारों की कड़ी के सामने खड़े हैं, हाथ बांधे। 9 प्रधानमंत्री हो गए, 13 सरकारें आई, हमने हर दल की, हर गठबंधन की, हर विचारधारा की, हर नेतृत्व की सरकार देखी। रवैया सबका एक ही है। किसी ने पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं दिया है। न्याय देना बहुत दूर की बात है। किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि हमारी नस्ल कुशी हुई है। वो आज भी हमें माइग्रेंट कहते हैं। माइग्रेंट यानी जो अपनी मर्जी से आए हैं, प्रवासी। इन्हें निकाला गया हो, इनकी एथनिक क्लेंजिंग की गई हो, इनकी नस्ल कुशी की गई हो, इस बात की तस्दीक कभी नहीं हुई। किसी को फांसी नहीं दी गई। हजारों कत्ल हुए, बलात्कार हुए, अपहरण हुए जी, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, हजारों एफआईआर पेंडिंग हैं। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने जी हमारी याचिका को एडमिट करने से भी मना कर दिया। तो ये लफाजी जो है, इस पर और गुस्सा आता है। ये गाहे बगाहे हमारे जख्मों को कुरेदती हैं, हमें ये झूठा दिलासा देती हैं कि शायद हुक्मरान, शायद सरकारें हमारी तरफ सहानुभूति की दृष्टि से देख रही हैं, और उनके गुर्गे अखबारों में लिखते हैं कि जगमोहन ने निकाला हमको। जो हम पर नकली तसुए बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, उनको जब मौका मिलता है वो अखबारों में इस बात को लिखते हैं कि हमें जगमोहन ने निकाला, हम खुद नहीं निकले। जी।
तो क्या किया जाए? पंडित जी, सुशील पंडित जी, मैं बिल्कुल आपकी जो तकालीफ है, जो दर्द है, उसी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं एलजी साहब ने भी उसकी अक्कासी करने की कोशिश की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी अपनी बहुत जो है इसमें तकालीफ है, जिसका सद्देबाब या जिसका कोई दर्द वक्त पर, उस दर्द पर मरहम रखा जा सकता तो बेहतर होता। लेकिन ये एक प्रोसेस है, मैं इस पर और ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। यहाँ से कुछ और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे भी उनकी राय ले लूं। हमारे साथ तौसीफ शाह हैं, स्पोक्स पर्सन पीडीपी, हमारे साथ नम्रता शर्मा है, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। नम्रता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बार फिर ये मुद्दा कश्मीरी पंडितों के साथ जो अकिन टू जेनोसाइड जो अभी बता रहे थे हमारे सुशील पंडित साहब जी, काफी जज्बाती भी हो रहे थे। बिल्कुल कोई भी हो सकता है सुन करके, जान करके। मेरा सवाल ये है कि ये कश्मीरी जेनोसाइड को प्रोपेगेंडा बताना भी एक प्रोपेगेंडा है। मतलब ये प्रोपेगेंडा अगर वाकई है तो ये कितनी लेयर इसकी होगी, और क्या ये हर एक अरसे के बाद फिर से ये कहा जाए कि ये एक प्रोपेगेंडा है? असल जो जख्म है उसका मरहम कब तैयार होगा? देखिए, जो जिनोसाइड हुआ 1990 में कश्मीरी पंडित्स का, हम क्योंकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो दर्द वो हमने देखा किस तरह के दर्द से ये लोग गुजरे उस वक्त, और जम्मू ने बाहें फैला के उनका उस वक्त स्वागत किया। लेकिन नम्रता, मैं आपसे थोड़ा सा एक दरख्वास्त करता हूं। असल में तौसीफ साहब जुड़े हैं और उनके इफ्तार का वक्त हो जाएगा कुछ देर में, तो उन्होंने गुजारिश की थी, मुझे देर से पता चला है कि उन्हें जल्दी जरा छोड़ दिया जाए। अगर आप इजाजत तो मैं पहले उनसे एक सवाल कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी तौसीफ साहब, आपका शुक्रिया। आप, मैं चाहूंगा कि आप इससे अपनी बात रख दें। जी तौसीफ साहब, सवाल करने में वक्त जाया नहीं करना चाहता मैं। जी देखिए विशाल साहब, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो जेनोसाइड जो हुआ, ये जेनोसाइड एक बहुत बड़ा जेनोसाइड है। मगर मैं ये आपसे बता दूं कि जब हमारी हुकूमत थी 2014 से लेके 2018 तक, या 2002 से लेके 2008 तक, जी, तो उसमें हमने चंद एक स्टेप्स लिए थे कि जिसमें बड़गाम एरिया में हमने जो इनके पंडितों के लिए जो हमने स्थान बनाए थे बैठने के लिए, जो फ्लैट, जो क्वार्टर्स बनाए थे, तो वो हमने जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वहां से वो 2 BHK या 1 BHK का फ्लैट, जब हमारी हुकूमत आई तो हमने उसको 2 BHK या 3 BHK में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमारी सरकार गिरी, उसके बाद गवर्नर साहब ने, जो सत्यपाल मलिक, मरहूम सत्यपाल मलिक जो उसके बाद गवर्नर आए, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये बातें क्यों बतानी पड़ी? ये इसलिए बतानी पड़ी कि तब बीजेपी की सरकार थी। हमने अपने पंडित भाइयों को 1 BHK से, जो हमको लगा कि ये बिल्कुल जानवरों के रहने के लिए भी 1 BHK नहीं है, वहां से हमने उसको 2 या 3 BHK कर दिया। जबकि बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने उसे फिर दोबारा 1 BHK कर दिया। तो जो ये अभी गवर्नर साहब ने बताया है, ये बिल्कुल वो जो मगरमच्छ के आंसू हैं। ये मैं, देखिए, वहां सुशील पंडित साहब हैं या बाकी पंडित भाई हमारे हैं, हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि हमारे पंडित भाइयों को एक बेट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये सही से ध्यान दें तो हिंदुस्तान की लोकसभा में जो हमारे पंडित भाई हैं, हमारे पंडित भाइयों की वजह से 18 लोकसभा सीट्स अफेक्ट होती हैं। यानी जो भी पंडितों को काबू करेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 लोकसभा सीट जीत के ले जाएगा। जी, सो ये इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, हम इनका खैर मकदम करते हैं, ये उठ के अपने घर वापस आ जाएं। यहाँ इतने सारे पंडित हैं, यहाँ संपत प्रकाश जी थे, यहाँ ये अपने संदीप मावा है, यहाँ इतने सारे पंडित श्रीनगर में बैठे हुए हैं। ये खुद सुशील पंडित जी श्रीनगर आते हैं। आप इनको पूछिए एक बार, क्या इन्हें किसी ने रोक के बोला है कि भाई यहाँ से निकल जाओ? क्या इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है यहाँ? चाहे इनके पास सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इनकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से सिक्योरिटी रखते हैं नहीं रखते हैं। मगर जो हमारे बाकी पंडित भाई हैं वो विदाउट सिक्योरिटी आते हैं यहाँ। हाँ। इतनी मेरी गुजारिश है इनसे हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके भाई से बेट इस्तेमाल ना हो। ये इन्हें अपने वोट कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पंडित भाइयों को भी, मुसलमानों को भी, दोनों को कर रहे हैं ये वोट कमाने के लिए इस्तेमाल। ठीक है, मैं तरफ से आपको इजाजत है। तौसीफ साहब, आपने अपनी बात रख दी है, मैं बाकी लोगों से बात कर लेता हूँ। जी, इजाजत लेता हूँ, मेरा जाने का टाइम हो गया, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जी शुक्रिया। मैं आप कुछ इशारा कर रहे थे सुशील जी, मैं आपके पास आता हूँ। नम्रता जी की बात जरा पूरी कर लेते हैं। नम्रता जी। जी, मैं कह रही हूँ, मैं सुशील पंडित जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि एक दर्दनाक जो इनका वहां से
जिस तरह से वहां निकाला गया, उससे कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि जिस पीड़ा से ये गुजरे हैं उस वक्त वो हमने देखी है, और मैं उस पीड़ा का बहुत अच्छे से आंकलन कर सकती हूँ और उसको महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रेफ्यूजी परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने 1947 के परिवार से हूँ जिन्होंने उस टाइम विस्थापन देखा। तो उस विस्थापन में किस तरह से इनको वहां से मार के और किस तरह से रातों को ऐलान हुआ जी। करते थे, और जो भी है जी। उससे कोई दो राय नहीं कि बहुत इन पे उस वक्त अत्याचार हुआ। और वहां नम्रता जी देखिए, सवाल उस पर नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि अत्याचार मैं हुआ, वहीं पे आ रही हूँ। हाँ, आप उसको कोई कम बताता है, कोई ज्यादा बताता है, या कोई कहता है कि प्रोपेगेंडा। मेरा सवाल ये है कि ये इसी का मतलब सीरीज ऑफ चेन, आरोप प्रत्यारोप, असल दर्द का इलाज कब होगा? जी देखिए, 1990 से उसके बाद वहां पे उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, यहाँ केंद्र के स्टेट के अंदर एनसी की हुकूमत थी। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, हमने कोशिश की कि हम इनके मरहम लगाया जा सके। हमने इनके लिए शिविर तैयार किए, मेरे ख्याल जगती में इनके लिए फ्लैट्स बनाए गए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई, इनके बच्चों को कॉलेजेस में सीट्स आरक्षित की गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिसके तहत मनमोहन जी की सरकार में भी इनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और बहुत ऐसी चीजें, इनकी नौकरियां, 6000 नौकरियों का प्रबंध किया गया। इस तरह की चीजें की गई ताकि इनके जख्मों पे मरहम लग सके। लेकिन एक चीज आज जो यहाँ बैठे हुए एलजी, जो बीजेपी के ही पहले एमपी रहे और आज यहाँ एलजी हैं, सवाल आज उनके ऊपर है कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र के अंदर और यहाँ तकरीबन 2019 के बाद तो वो एलजी स्वयं यहाँ है, इन्होंने ऐसे कौन से कदम उठाए कि कश्मीरी पंडित, एक तो जो इनका ये हम आज कहते हैं कि जो जिनोसाइड हुआ, जिसको ये कहते हैं कि जिनोसाइड माना जाना चाहिए कि जिनोसाइड, उसके लिए भी इन्होंने क्या कदम उठाए, और दूसरी बात कि ऐसे कौन से कदम उठाए कि इन पे मरहम लग सके, इनका वापसी हो सके। सिर्फ इनको बेचा जाता है हर चुनावों में, पूरे देश के अंदर कश्मीरी पंडित जिनोसाइड को लेके बेचा जाता है, हर चुनाव में बेचा जाता है। लेकिन इनके साथ उन्होंने ऐसे कौन से कदम उठाए कि इनको मजबूत किया जाए, इनके उन जख्मों पे मरहम लगे? बीजेपी ने ऐसा क्या किया, मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि इनके जख्मों पे मरहम लग सके? सवाल तो ये है ना कि आज जो भी किया गया था, ये सवाल तो कांग्रेस द्वारा ही किया गया था। मैं ये सवाल भी, नम्रता जी, मैं ये सवाल ही पूछूंगा। हमारे साथ अश्विनी कुमार चुरंगी जी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा। हमारे जो सुशील पंडित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील साहब, आप कुछ इशारा कर रहे थे बीच में कहने के लिए, आप कह सकते हैं, जी बोलिए। जी, मुझसे कहा गया, मुझे मुखातिब होकर जो पीडीपी के तौसीफ शाह जी कह रहे थे। जी हाँ, तौसीफ शाह जी कह रहे थे कि आपको किसने रोका है, आप क्यों नहीं आके बसते, अब तो ऐसे हालात नहीं हैं। क्या उनको याद दिलाने की जरूरत है कि कैसे टारगेटेड किलिंग्स हुई? जो वहां से नहीं निकले उस वक्त वो भी सामान बांधकर भागने को मजबूर किए गए। उन्होंने नौकरियों का हवाला दिया। जो लोग वहां नौकरी के लालच में गए, अपनी आर्थिक तंगी से मजबूर होकर, उनको कैसे बाड़ों में जानवरों की तरह रखा गया। वो अपने घरों में जाकर नहीं रह पाए। वो अगर तहसीलदार के ऑफिस में है तो वहां काम करते मारे गए, अगर बैंक में है तो वहां सीट पर बैठे हुए मारे गए, अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां शिनाख्ती कार्ड देखकर मारे गए, अगर बाजार जाते हैं तो वहां सौदा खरीदते वक्त मारे गए, अपने घर में बैठे बैठे मारे गए। जी, तो कौन सी सुरक्षा है? किस भरोसे जाएं वहां? तो कृष्णा ढाबा वाला जो तब नहीं भागा, जो वो एक वहां पे केमिस्ट। सुशील जी, सवाल अब यहां पर यह है कि क्या स्थितियां अब भी वैसे ही हैं? आज की तारीख में आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, आज स्थिति आप सतह पर देखेंगे तो ऐसा भास दिया जाता है कि सब ठीक हो गया है जी, पत्थरबाजी रुक गई है जी, हड़तालें नहीं होती हैं जी, स्कूल और कॉलेज टाइम पे लगते हैं, परीक्षाएं टाइम पे होती हैं, दफ्तर टाइम पे लगते हैं, दफ्तर लोग आ जा सकते हैं। ये सब सतह पर लगता है। और फिर उसके बाद जब क्लिप चलाई जाती है कि प्रधानमंत्री 1000 लोगों के बीच योगासन कर रहे हैं या जन्माष्टमी पे झांकी निकल रही है लाल चौक से, तो ऐसा एक प्रपंच रचा जाता है कि कश्मीर में तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उस गुब्बारे को केवल एक सुई की जरूरत है जब पहलगाम होता है, जब पुलवामा होता है, जब 15-15 दिन एनकाउंटर चलते हैं, जब फौजी मारे जाते हैं,
तो जब Civilians आप मारे चप्पे जाते हैं, चप्पे tourists को मारे छान जाते कर तो सवाल sanitize- सवाल अब ये है ना, अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूं। आप तो एक तो एक उनका जवाब दिएगा जो नम्रता ने सवाल उठाया। मेरा सवाल अब दूसरा है, ये है कि आखिर क्या चाहिए, मतलब किस तरह की तब्दीली हो जाएगी कि फिर एक इत्मीनान हो जाएगा, एक विश्वास बहाली हो जाएगी? क्या चाहिए? 10 साल तक अभी कोई सरकार वहां चुनी हुई लगभग कमोबेश सरकार नहीं थी वहां पर, सेंट्रली मतलब देखा जाए तो सरकार वहां पर चल रही थी। अभी एलजी प्रशासन था, तो साल भर से कोई सरकार वहां पर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दरअसल क्या होना चाहिए कि आपको लगेगा कि हाँ जी अब विश्वास बहाली हो गई है, अब वहां जाया जा सकता है, रहा जा सकता है? आप ये मुझसे सवाल कर हाँ, रहे हैं। पहले मेरा आपसे सवाल ये है जो नम्रता जी ने आपसे सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने क्या किया इतने अरसे में। उन्होंने पूछा, सिर्फ मैं सवाल खाली पोज कर रहा हूं आपके ऊपर जी। देखिए, इसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। जब एक्सोडस हुआ उससे पहले, जब 1986 में कश्मीर में मंदिरों पर आक्रमण हुए, कश्मीरी हिंदुओं पर आक्रमण हुए, सर मैं ये और कहना उसके चाहता बाद हूं, में- देखिए वो सारी बातें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि स्थिति में कैसा बदलाव आप लोग चाहते हैं, या सुशील जी चाहते हैं कि ऐसा बदलाव हो जाए, तो वो अगर हो जाए तो वो कौन करेगा उसे? मैं बताता हूं। पहले आप इस बात को पूर्ण रूप से सुनिए कि 1986 से जो ये सब कुछ हुआ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सामने नहीं आते तो हम कब के अपने मुकद्दर के भेंट चढ़ गए होते। मैं बात आपको कह रहा हूं उस समय की जब हमारा एक्सोडस हुआ था, फोर्स एक्सोडस हुआ था। जिन लोगों को इसके बारे में कोई शक है वो मुझे लगता है कि इतिहास से अनभिज्ञ है। बिल्कुल, एलजी मतलब साहब ने इसी बात को दोहराया है कि उस वक्त समय जो कुछ हुआ अकिन टू जेनोसाइड, उसको प्रोपेगेंडा बताना भी एक प्रोपेगेंडा है। तो मेरा सवाल अब यहां से आगे कि प्रोपेगेंडा दर प्रोपेगेंडा कब तक चलता रहेगा? क्या वो ऐसी कोई स्थिति आएगी, वैसी अनुकूल परिस्थिति आएगी? कैसे आएगी, किन हालात में आएगी? सरकार ने सब कुछ दाएं बाएं रख करके सबसे पहले ये जो जीनोसाइड जिसको हम नरसंहार बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कौन करेगा इसे? Who will recognize? Who will recognize this? में सवाल है ना, सुशील जी भी जवाब देंगे अभी। For the 12 years, BJP is in the center. लफाजी के बेसिस पर, वो शब्दों के बेसिस पर, जुमलों के बेसिस पर नहीं करना है। इसको ऑफिशियली बिल्कुल, जुमले नहीं चलेंगे। प्रक्रिया है। और जब ये होता है उसके बाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर में कैसे बसेगा? कश्मीरी पंडित का कश्मीर में बसना, ये जो अभी ये पीडीपी के भाई साहब यहाँ थे, तौसीफ जी, हाँ, जिन्होंने सुशील जी को ये कहा कि आपको किसने रोका है, आप इधर आइए और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में आना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए। शायद वो देर से जुड़े, मैंने ये पहले कहा था। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के जो बचे खुचे मकान हैं, जमीनें हैं, उन सब पे कब्जा है और 2 लाख लोग कश्मीरी मुस्लिम उनमें रहते हैं। सर स्थिति तो क्या है वो मैं बार बार कह रहा हूं, माफ कीजिएगा क्योंकि समय की कमी से मैं चाह रहा हूं जल्दी समय वहां आ जाऊं। पंडित को सुशील जी आप कुछ बता सकते हैं तो बताएं, ये जो एलजी साहब ने कहा है उसका मतलब क्या है कि उसको प्रोपेगेंडा कहना भी एक प्रोपेगेंडा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम है कि इनका सामने लाया जाए तो हंगामा मच जाए। मैं सुशील जी ये जानना चाहता हूं कि हम हर वक्त पुरानी दास्तान को कहते रहेंगे या हम ये बताएंगे कि आगे हो क्या? सुशील जी, बसने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। एक ये है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में होमलैंड का निर्माण हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि कश्मीर में पॉपुलेशन की बैलेंस हो, ठीक है। ओके, चलिए आप एक बात तो आपने रखी कम से कम। सुशील जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वसीम जी 1 मिनट मुझे चाहिए। नम्रता जी आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बोलिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी अश्विनी जी ने कही, हाँ, कि पॉपुलेशन का बैलेंस हो, इसीलिए उन्होंने 370 तोड़ी। हाँ, 370 इसीलिए तोड़ी गई ना कि बाहर से लोग आके जम्मू कश्मीर में बसेंगे। लेकिन हुआ क्या, कश्मीर में तो आज भी कोई नहीं जा सकता जो कश्मीर में रहता भी था। जैसे देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम बच रहा है। सुशील पंडित जी मैं चाहता हूं आप हमें बताएं कि क्या किया जाए, क्या किया जाना चाहिए। उनको भी बता दिया गया, तो बाकी यहां से जाके वहां बचाना, ये जिम्मेवारी तो केंद्र में बैठी सरकार की है। बिल्कुल सुशील जी, बीजेपी की है, मोदी जी की है। जी सुशील जी, सबसे पहले इस पर पाखंड, इस पर दोगलापन रुके। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 2014 में जो पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसके अंदर ये कमिटमेंट दिया था। प्रणब मुखर्जी जी ने 2014 में संसद में कहा था कि कश्मीरी पंडितों को न्याय और सुरक्षा और सम्मान के साथ कश्मीर में वापस पुनर्स्थापित करना इस सरकार की प्राथमिकता है।
आज ये कमिटमेंट मैनिफेस्टो से भी गायब हो गया है। दूसरी बात, इस विषय पर कोई नीति अभी तक नहीं बनी है, कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है। जी। तीसरी बात, हाँ, जितने भी मुकदमे लंबित हैं, जितनी भी एफआईआर हैं, उन पर कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई न्याय नहीं है। चौथी बात, किसी भी कश्मीरी हिंदू संगठन के साथ वार्ता नहीं है, आपसी समझ नहीं है, मिलना जुलना तक नहीं है, ये सेंसिटिविटी भी नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। पांचवी बात, इसी समुदाय को दिग्भ्रमित करने के लिए इसके नेतृत्व को, इसके संगठनों को बार बार तोड़ा जाता है, बार बार खरीदा जाता है, बार बार दिग्भ्रमित किया जाता है। तो कश्मीर को केवल मैनेज करना है, वहां जिहाद का दिल जीतना है, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है। हमें कहा जाता है आप हो कितने, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो 65 लाख, 70 लाख है। सुशील जी देखिए, मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को रोक के चाह रहा था कि आप इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे, लेकिन आप सब लोगों ने भी थोड़ा सा समय ले लिया। अब मेरे पास समय नहीं बचा। मुझे लगता है आपने जो कुछ कह दिया नटशेल में, वो समझदार के लिए इशारा काफी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आप बने रहने देते हैं के साथ, हमें दे इजाजत।